हम अपनी हिंदी बुक से पाठ 14 पढ़ेंगे, विचित्र इलाज। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। भोजन में अच्छी खुराक लेना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जैसा कि प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि केवल अच्छी खुराक से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि हमें व्यायाम भी करना अति आवश्यक है। अब हमें पाठ परिचय में क्या बताया गया है? हमारी तंदुरुस्ती, हमारी सेहत के बारे में बताया गया है और व्यायाम की भी हमारे जीवन में जरूरी है, ये भी बताया गया है। एक शहर में एक सेठ जी थे, उनका नाम गरीबदास था। उनके पास ढेर सारा धन था। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम क्या था? गरीबदास था, और उनके पास बहुत सारा पैसा था। सेठ जी सुखी थे, लेकिन केवल एक ही दुख था, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। अनगिनत बीमारियां उनको लगी हुई थी। सेठ जी क्या थे? सुखी थे, क्योंकि सेठ जी के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उनका स्वास्थ्य मतलब उनकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं थी। अनगिनत मतलब होता है बहुत सारी, उन्हें ढेर सारी बीमारियां लगी हुई थी। धीरे धीरे सेठ जी का रोग बहुत अधिक बढ़ गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य हकीम फेल हो गए, मर्ज बढ़ता ही गया। सेठ जी का पूरा परिवार परेशान। इतना ही नहीं, नौकर चाकर भी दुखी थे, मिलने जुलने वाले भी चिंतित। इधर रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या था? धीरे धीरे सेठ जी के जो रोग थे उन क्या हो गए? मर्ज बहुत अधिक बढ़ गए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उनका मर्ज, उनका रोग ठीक नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य हकीम सब फेल हो गए, मतलब किसी का इलाज उनके ऊपर नहीं चला। मिलने जुलने वाले भी चिंतित रहते थे। जो उनके मिलने जुलने वाले थे, उनके घर के नौकर चाकर भी थे। पूरा परिवार परेशान था उनका, लेकिन जो उनका रोग था वो ठीक नहीं हो रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई, जो उन्हें ठीक करेगा उन्हें मुहिमा का इनाम दिया जाएगा। अनेक डॉक्टर वैद्य आए, इलाज भी किया, पर सेठ जी ज्यों के त्यों। क्या हुआ? सब तरफ से निराश होने के बाद सेठ जी ने अपने शहर में घोषणा करवा दी कि जो मुझे ठीक करेगा, मैं उन्हें जो वो मांगेगा वो उतना मुँह मांगा इनाम दूंगा। इनाम के लालच में बहुत से डॉक्टर हकीम सब आए, लेकिन उनका इलाज नहीं चला और सेठ जी की हालत जैसी थी वैसी ही बनी रही। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए। एक दिन क्या हुआ? सवेरे सवेरे एक बूढ़े से हकीम थे, वो सेठ जी के पास आए। उन्होंने नब्ज देखी, नब्ज मतलब होता है नस देखी। नौकरों चाकरों से बातें की, रसोइये से भी चुपचाप कुछ पूछा। जब सेठ जी ने घोषणा करवा दी शहर में कि मुँह मांगा इनाम मिलेगा मुझे ठीक करने वाले को, तो दूसरे दिन क्या हुआ? एक सवेरे एक बूढ़े वैद्य हकीम जो थे वो सेठ जी के पास आए। उन्होंने सेठ जी की नस देखी, घर के नौकरों चाकरों से बात की और रसोई में जाकर रसोइये से भी पूछताछ की। अब सेठ जी से पूछने की बारी आई, तो हकीम जी जो थे मुस्कुराते हुए सेठ जी से बोले, सेठ जी आपके पास बहुत खूब दौलत है, फिर भी लगता है आप खाने पीने में कंजूसी करते हैं। और सेठ जी से जब प्रश्न पूछने, पहले उनने किससे पूछा? नौकर चाकरों से, फिर रसोइये से भी पूछा। अब जब सेठ जी से पूछने की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके पास इतना सारा पैसा है, फिर भी लगता है आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। लेकिन सेठ जी ने जैसे ही सुना खाने पीने में कंजूसी, तो सेठ जी क्या थे? चौंक गए। तो हकीम जी बोले, हाँ कंजूसी, ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। अब उन्होंने कहा, सेठ जी ने जैसे ही उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खाने पीने में तो मैं कंजूसी करता नहीं हूँ, मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ। तो हकीम जी बोले, यदि अच्छा खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? अब उन्होंने कहा हकीम जी ने कि अपनी खुराक बताइए, मतलब आप कितना खाना खाते हैं? तो सेठ जी ने कहा, खुराक सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी, चटपटे पकौड़े, 1 तस्तरी हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे और 1 लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को, और उसके आगे डैश डैश। दोपहर का उन्होंने अभी बोला ही नहीं। जैसे ही उन्हें हकीम जी ने खुराक पूछी तो उन्होंने क्या गिनवा दिया? सवेरे 8 खस्ता कचौड़ियाँ, पकौड़े भी, हलवा भी, मलाई भी, सूखे मेवे और 1 लोटा दूध। इतना कौन खाता है? और सेठ जी तो सेठ जी थे, पैसा बहुत था तो खाते थे। तो हकीम जी बोले, जैसे ही उनने कहा दोपहर तक आए हैं, तो उन्होंने कहा ठहरिए। हकीम जी बोले, आप रुको। इतना सुनकर ही जैसे ही हकीम जी ने कहा मैंने इतना सुना खाना पीने का नाम, तो मेरे मुंह में पानी आ गया। दोपहर और शाम की खुराक के बारे में सुनूंगा तो और न जाने क्या होगा। तो सेठ जी क्या कहते हैं कि इससे भी 2 और 3 गुनी होगी। उन्होंने कहा दोपहर और शाम की खुराक, जब नाश्ते में आप इतना खाते हो तो दोपहर और शाम के खाने में ना जाने कितना खाते होगे। हकीम जी बोले। तो सेठ जी बोले, आपका अनुमान ठीक है, मुझे पूरी पराठे बहुत पसंद हैं, डट कर खाता हूँ, फिर भी चलते चलते मेरा दम फूलने लगता है। सेठ जी बोले, अब इतना खाओगे तो कहाँ तक चलोगे?
सेठ जी क्या बोले, तो चलते ही मेरा सांस फूलने लगता है। हकीम जी ने कहा समझ गया, सब ठीक हो जाएगा, पर इलाज शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ। अब सब सेठ जी से खाने पीने के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद भी हकीम जी ने कहा ठीक है, आपका मर्ज ठीक हो जाएगा, मैं उसमें आपसे कुछ बातें, अब जब इलाज शुरू करूँगा मैं तो उसके पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, साफ साफ पूछना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने, हकीम जी ने कहा अच्छी तरह से सोच लो, एक तो जब मैं इलाज करूँगा तो आप नाराज़ नहीं होंगे, और दूसरा इलाज किसी सुनसान जगह पर किया जाएगा। हकीम ने कहा। तो सेठ जी बोले भला इलाज से मैं क्यों नाराज़ हूँ? शहर के बाहर मेरी एक कोठी है, आप वहाँ कल सवेरे से ही इलाज मेरा शुरू कर सकते हैं, सेठ जी ने उनसे कहा। अब हकीम जी अपने साथ में एक आदमी को लेकर आए हुए थे, उस आदमी को वहीं छोड़कर उन्होंने अपने आदमी को क्या समझाया, कोई इलाज के बारे में कुछ समझाया, फिर वो वहाँ से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद निकले। अगले दिन सवेरा होते ही सेठ जी के आ पहुँचे। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही इलाज की तैयारी के लिए उस निर्जन कोठी पर पहुँच गया। पाबंद मतलब क्या होता है? नियम के पक्के। निर्जन मतलब होता है सुनसान। हकीम जी जो थे नियम के पक्के थे, और वे सवेरे सवेरे दूसरे दिन की बोल के गए थे, तो वह सवेरे होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँच गए, और उनके साथ जो आदमी था, सहायक था, वो भी इलाज के लिए, सेठ जी के इलाज के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुँच गया। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे, किंतु सेठ ना माने। हाथ नचाकर बोले उस कोठी तक पैदल जाएंगे? ना ना, 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है, 5-5 कारें हैं, इनका क्या होगा? गाड़ी से चलेंगे तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। जैसे ही हकीम जी ने कहा कि अपन टहलते टहलते चलते हैं कोठी तक, तो सेठ जी ने अपने हाथ नचाकर कहा कि भैया मैं तो नहीं चल पाऊँगा, 4 कदम करते मेरी सांस फूलने लगती है, और घर में मेरे पास 5-5 कारें हैं, उनका क्या हो गया यदि हम पैदल चलेंगे तो, और गाड़ी से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम ने धैर्यपूर्वक सेठ की बातें सुनी और मुस्कुराए। धैर्यपूर्वक मतलब होता है शांति से सुनना, धैर्य से सुनना। और उन्होंने पैदल चलने की जिद ना की। दोनों गाड़ी में बैठकर उस सुनसान कोठी पर पहुंच गए। हकीम जी ने वहां पहुंचते ही अपने सहायक से पूछा, इलाज की सब तैयारियां हो गई? तो सहायक ने, जो उनका सहायक था, उसने हाँ में सिर हिला दिया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी। कमरे के बाहर सेठ जी ने जूते उतरवा दिए हकीम जी ने। लेकिन तभी एक विचित्र बात हुई। नंगे पैर सेठ जी जैसे उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर की साकल बंद कर दी। फुर्ती मतलब बहुत होता है तेजी से। उन्होंने, क्या हुआ, जैसे ही सेठ जी निर्जन कोठी में पहुंचे और बाहर उन्होंने दरवाजे के बाहर अपने जूते उतारे, और सेठ जी आगे आगे, क्योंकि सेठ जी की कोठी थी तो सेठ जी आगे आगे थे और हकीम जी पीछे थे। सेठ जी जैसे ही अंदर में कमरे में घुसे, तो हकीम जी ने फुर्ती से मतलब बहुत तेज़ी से जल्दी से दरवाज़ा लगाया और चटकनी लगा दी, सांकल बंद कर दी। अब सेठ जी कमरे के अंदर और हकीम जी बाहर। सेठ जी अंदर घुसते ही सेठ जी जोरों से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था, उस पर नंगे पैर टिकाए नहीं जा रहे थे। कमरा बंद, फर्श तपता हुआ और नंगे पैर। अब क्या करें सेठ जी? हकीम जी कमरे के बाहर। उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं, उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब सेठ जी जब अंदर थे, उस अंदर का कमरा बहुत तप रहा था फर्श। सेठ जी कैसे, जब पैर रखा नहीं जा रहा था सेठ जी से, उछलते कूदने लगे। अब उनने क्या किया, उनने उनको हकीम जी को आवाज़ लगाई, लेकिन हकीम जी ने नहीं सुना। और सेठ जी के चिल्लाने पर वो मंद मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अब हमने आज अपना चैप्टर आधा पढ़ा है। अगले कल के वीडियो में हम आगे का चैप्टर और पढ़ेंगे। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।